Good morning, students. As we have discussed earlier that there are some topics, zero topics in physics, that is mathematical tools, और उसी का आप लोग डिस्कस भी कर रहे हैं आजकल। इस मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन डिस्कस किया गया है, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन में सभी तरह के फॉर्मूले आप देख लिए और डिफरेंट उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपने स्टडी कर लिए। अब इसमें एक और टर्म आता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक से अधिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और उनको डिफरेंशिएट करने का मेथड ये है कि जो फार्मूला आप इसके पहले पढ़े हैं उसी को यूज करते हैं, और जो फंक्शन अलग से एक फंक्शन होता है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा x पावर n, इसका dy dx आपने फार्मूला पढ़ा होगा n x पावर n माइनस 1, और इस पर बेस्ड बहुत सारे डिफरेंशिएशन आप लोग किए होंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लो अभी आपको ये लिखा जाए dy dx ax प्लस b पावर n। अब देखिए x के एक्सेप्ट अगर कोई टर्म में आएगा तो ये अलग फंक्शन एक हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। यहाँ भी अगर इंटू हम dy dx x लिखेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा, इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसे फंक्शंस आते हैं एक्सेप्ट x जब कुछ होता है यहाँ, तो फार्मूला तो यूज़ करते हैं, साथ साथ इसको भी दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे देखो फार्मूला ये हो गया n, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ax प्लस b पावर n माइनस 1 हुआ इंटू dy dx ax प्लस b। इसको दोबारा से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे इंटू करके। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए टर्म यूज होता है। अब जैसे मान लीजिए यही आपको डिफरेंशिएट करना है ax प्लस b स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है dy dx। तो इसके अकॉर्डिंग n के प्लेस पर 2 है, ये हो गया 2 ax प्लस b पावर 2 माइनस 1 इंटू dy dx ax प्लस b। अभी कितना हुआ 2 माइनस 1 दैट विल बी 1, सो 2 इंटू ax प्लस b हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो प्लस है, इसका मतलब dy dx इसका भी होगा प्लस इसका भी होगा। तो ax को डिफरेंशिएट करोगे तो a कांस्टेंट है, कोफिशिएंट का टर्म बाहर रहेगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू 1, और b का कांस्टेंट है 0, तो a हो गया, मतलब ये टर्म आ जाएगा 2a ax प्लस b। ये आंसर हो। ऐसे मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाए लॉग, जैसे log x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को फार्मूला बताया गया है dy dx log x क्या होता है 1 बाई x। अब जैसे मान लो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए log sin x। अब यहाँ पर x के प्लेस पर sin x आ गया है जो अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 1 अपॉन x का फार्मूला तो यूज करेंगे। x के प्लेस पर sin x है, सो इट विल बी 1 बाई sin x इंटू dy dx sin x। मतलब जब फंक्शन ऑफ फंक्शन ये अलग फंक्शन है तो इसको दोबारा यहाँ डिफरेंशिएट कर लेंगे। यू नो द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x दैट विल बी cos x, तो ये हो गया cos x अपॉन sin x दैट इज इक्वल टू cot x। तो इस तरह के भी कभी कभी टर्म आते हैं जिनको डिफरेंशिएट करना होता है। तो जब ऐसे टर्म्स आएंगे तो एक बार फिर हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ना एक बार आपको रिमाइंड करा दिया जाएगा कि इस तरह का डिफरेंशिएशन आप किए हुए हो। टुडे वी हैव टू स्टार्ट इंटीग्रेशन। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस में दो टर्म आते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन आता है और एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है, उसी को हम लोगों को डिस्कस करना है। इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कैलकुलस कह सकते हैं। आपने इससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन का मतलब आपको बताया गया था फ्रॉम होल टू पार्ट,
एक होल वैल्यू आपको दी गई हो, पार्ट वैल्यू को फाइंड करना हो, तो वो डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन मीन्स फ्रॉम पार्ट टू होल, एक स्मॉल वैल्यू आपको गिवन हो और होल वैल्यू को अचीव करना हो, मतलब एक बहुत जनरल टर्म में आप कह सकते हो समेशन, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन, इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं, इसको आप समेशन भी कह सकते हैं। अब इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) और इसका डिफरेंशिएशन आ गया f'(x) या phi(x) इस तरह का। तो अगर हम इस f'(x) को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमको फिर से वापस यही f(x) मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन का देखो साइन कैसे यूज करते हैं। इंटीग्रेशन जैसे कह रहे हैं समेशन, समेशन माने s होता है, तो s को मैथमेटिक्स में जल्दी जल्दी लिखने से इसका थोड़ा सा शेप चेंज हो गया, कुछ ऐसे हो गया। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन f'(x) dx, ये फिर f(x) के इक्वल आ जाएगा। मतलब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दिया हो, उस डिफरेंशिएशन वाले टर्म को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर वापस आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन। तो ये है इंटीग्रेशन, इसलिए जो कह रहे हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब जैसे देखो कुछ इसके फार्मूले किस तरह के आएंगे, कुछ आप लोग डिफरेंशिएशन किए हुए हैं, जैसे आपने किया d/dx x इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में देखो 1 इंटू dx, मैंने सिंपली आप dx भी कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू x, ये इसका फार्मूला। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है sin x, क्या होता है cos x। अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये हर जगह dx लिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। दिस cos x इज इंटीग्रेटेड इन टर्म्स ऑफ x, ये dx रिप्रेजेंट कर रहा है। सो cos x dx इट इज इक्वल टू sin x, माने cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, 1 का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में x, माने dx से इंटीग्रेट करोगे x होगा, dy होता तो y हो जाता। ऐसे ही d/dx आप लोग पढ़े होंगे cos x का माइनस sin x। अब देखिए माइनस, यहाँ पर sin x को अगर इंटीग्रेट करते हैं, ये माइनस साइन नहीं लिखे हुए हैं तो cos के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस cos x। एक और चीज आपको समझना है, आप लोग कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट किए होंगे, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन d/dx कांस्टेंट 0 लिखे होंगे आप, इसका मतलब 0 को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो 0 तो हर जगह हो सकता है। इंटीग्रेशन के फार्मूले में आपको अगर आप देखो तो ऐसे लिखा रहता है प्लस सी, मैंने सबके साथ प्लस कांस्टेंट लिखा जाता है, लेकिन आप जब इसको कहीं यूज करेंगे तो हर जगह कांस्टेंट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ बताया जाएगा सिचुएशन कि कहाँ हमको कांस्टेंट लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है। इसलिए हम फार्मूले में कहीं कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, सिंपली फार्मूला आपको बता रहे हैं। ये फार्मूला ऐसे लिख लीजिए। कांस्टेंट लिखने का रीजन यही है कि हर जगह हम 0 ले सकते हैं, प्लस 0 dx और 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट, इसलिए फार्मूले में प्लस कांस्टेंट लिखा रहता है। अब चलो d/dx आप पढ़े हुए हैं log x 1/x होता है। अगर हम 1/x को इंटीग्रेट कर लें तो log x हो जाएगा। ऐसे ही tan x का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे, sec² x, और sec² x को इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा tan x। फिर ex का डिफरेंशिएशन e पावर x आया होगा, इसका मतलब e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, और भी फार्मूले आप देख लेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में फार्मूले दिए हुए हैं जिनको यूज करना है। ये मेथड है, प्रोसेस है इसका सॉल्व करने का। अब देखो इंटीग्रेशन में 2 टर्म आते हैं, जैसे डेफिनिट और इनडेफिनिट 2 तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। तो फिजिक्स में फिलहाल हम लोग
डेफिनिट इंटीग्रेशन को ही ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब जो भी टर्म हम इंटीग्रेट करते हैं उसके लिमिट फिक्स होते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू हो सकता है। जो भी इंटीग्रेशन का टर्म हम फंक्शन यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, जैसे इसमें ये x वेरिएबल है तो x का वैल्यू 0 से लेके किसी भी नेचुरल नंबर तक आप इसका वैल्यू ले सकते हैं। तो जिसमें आपको ये बता दिया गया हो या गिवन हो कि इसका वैल्यू मान लो 2 to 5 के बीच में है तो डेफिनिट इंटीग्रल हो गया, 0 से 90 के बीच में है तो वो भी डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। मतलब एक सर्टेन वैल्यू गिवन हो कि यहाँ इनके बीच में ही इसका वैल्यू लाई करेगा, तो उसको हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इंटीग्रेशन में हम लोग तो यहाँ से स्टार्ट कर लिए थे। पहला इसका जो मेन फार्मूला आता है इंटीग्रेशन में, जैसे आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, x पावर n dx, इसका फार्मूला है x पावर n+1 अपॉन n+1, और एक कंडीशन है कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। -1 का मतलब ये हो जाएगा 1/x, और इसका इंटीग्रेशन देखिए लिखे हुए हैं log x। तो x पावर n का x के टर्म में इंटीग्रेशन x पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें कहीं कोई वैल्यू का फिक्सेशन नहीं। अगर ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में लेंगे, देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन में इसको लिखें तो ये लिमिट लिखी जाती है a to b, यानी x का वैल्यू मिनिमम a है, a से कम नहीं हो सकता और b से अधिक नहीं हो सकता, a और b के बीच में लाई कर रहा है, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया x पावर n dx। तो फार्मूला तो वही लिखेंगे x पावर n+1 अपॉन n+1, लिमिट यहाँ पुट कर देते हैं a b। देखिए a कहलाता है लोअर लिमिट और b कहलाता है अपर लिमिट। तो इसमें दो लिमिट होते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इंटीग्रेट किए, लिमिट यहाँ रख दिए। अब ये जो लिमिट है ये x के प्लेस पर पुट किया जाता है, मैंने इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x के प्लेस पर पहले अपर लिमिट लिखेंगे b, बाकी सारे टर्म वैसे लिख लेंगे b पावर n+1 अपॉन n+1, फिर माइनस साइन यूज करेंगे। अब x के प्लेस पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा a पावर n+1 अपॉन n+1। ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन, और मेनली आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनिट इंटीग्रेशन को ही यूज करना है, इसलिए इस फार्मूले का क्लियर होना बहुत जरूरी है। x पावर n dx ये भी लिखा हुआ है, ये लोअर लिमिट है, मतलब x का वैल्यू a से कम नहीं होगा, a अथवा a से अधिक होगा। फिर ऐसे ही b लिखा हुआ अपर लिमिट, x का वैल्यू b से अधिक नहीं होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों यहाँ पुट करते हैं, x के प्लेस पर पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर माइनस साइन और x के प्लेस पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा, और वही डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है। ये ध्यान रखिए आप कि यही डेफिनिट इंटीग्रेशन ही आपको करना होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलो कुछ इंटीग्रेशंस आपको इस पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करते हैं। एक और टर्म समझिए, जैसे डिफरेंशिएशन में प्लस माइनस से जितने फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्टेड होते थे सबको अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। वही सेम चीज़ यहाँ भी है, जैसे कहीं इंटीग्रेशन ऐसे आ गया, कोई फंक्शन है f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x dx, ये इंटीग्रेट करना है तो सभी फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे। f1x dx, f2x dx प्लस माइनस f3x dx, यानी प्लस माइनस जो बीच में लिखा जा रहा है सबके साथ इंटीग्रेशन का साइन यूज हो जाएगा और सबके साथ dx सेपरेटली कर लिया जाएगा, ये भी उसमें ध्यान रखिएगा। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है
एक्स पावर 7 प्लस 1/x प्लस साइन x dx। एक्स पावर 7 है प्लस 1/x है और प्लस साइन x dx। पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एक बता रहे हैं जिसमें कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं लिया गया है, तो सेपरेटली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए एक्स पावर 7 dx प्लस 1/x dx प्लस साइन x dx। तो x पावर 7 माने x पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 कितना हो जाएगा वैल्यू? x पावर 7 प्लस 1 यानी 8/7 प्लस 1 8 हो गया। 1/x dx फॉर्मूला देखो डायरेक्ट लिखा गया 1/x dx log x, ये हो जाएगा log x। जहाँ कुछ भी बेस ना लिखा हो वहाँ बेस e होता है। साइन x dx साइन x का cos x, तो cos x हो गया, ये हो गया आंसर। x पावर 7 का x पावर 8/8, 1/x का log x और साइन x का cos x। अब चलो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की ओर चलते हैं हम लोग। मान लो sec स्क्वायर x इंटीग्रेट करना है 0 to π/4, ये लिमिट दिया हुआ है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फार्मूला चेक कर लीजिए। sec स्क्वायर x का होता है 10x, ये हो गया इंटीग्रेशन 10x। लिमिट यहाँ पुट करेंगे 0 to π/4। अब इसके बाद क्या करना है, x के प्लेस पर पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट, यानी ये कितना होगा 10 π/4 माइनस 10 0। यू नो द वैल्यू ऑफ 10 π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 10 0 का 0 होता है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये आपका आंसर है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिस तरह का इंटीग्रेशन आपके फिजिक्स में मिलेगा करने के लिए। जैसे आप लोग एक न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े होंगे, फोर्स का फार्मूला, इसी को इंटीग्रेट करना है जी m1 m2 अपॉन x स्क्वायर dx, और इसका लिमिट ले रहे हैं r टू इनफाइनाइट। r से इनफाइनाइट के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए इंटीग्रेशन में एक और टर्म है, जैसे हम लोग कोई भी टर्म इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ अगर कुछ कोफिशिएंट होते हैं इसके, तो उन कोफिशिएंट्स को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया जाता है। जैसे आप डिफरेंशिएशन भी करते हो, वही टर्म यहाँ भी आता है, जो कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट के फॉर्म में, वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ax पावर n dx ये फाइंड करना है, तो ये बाहर आ जाएगा और x पावर n dx इस पर आप ऊपर के जैसे फार्मूला यूज कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कैसे पहचानते हैं, dx है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो एक्सेप्ट x जितने भी टर्म होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं, उन सबको इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर लिया जाएगा। देखो सॉल्व करने में हम लोग क्या करेंगे, जी m1 m2 में x नहीं है, ये सब बाहर आ जाए। अब 1/x स्क्वायर dx है, इसको ऊपर ले लीजिए x पावर -2 dx, और ये हो गया r टू इनफाइनाइट। अब x पावर -2, x पावर n वाले फार्मूले को यूज करना है, x पावर n प्लस 1/n प्लस 1। देखो क्या होगा वैल्यू, जी m1 m2, इसको इंटीग्रेट करो, x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 r टू इनफाइनाइट हो। अब -2 प्लस 1 माने -1 हुआ, यहाँ भी -1 होगा। जी m1 m2 x पावर -1 अपॉन -1, लिमिट हो गया r टू इनफाइनाइट।
ये -1 इस पूरे टर्म को नेगेटिव कर देगा, x पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, -g(m1m2) या माइनस हो गया, -1 से यहाँ डिवाइड किए तो माइनस, और ये 1/x लिख दो, r टू इनफाइनाइट लिमिट पुट कर लो, ये हो गया -g(m1m2), x के प्लेस पर पहले इन्फिनिटी 1/∞ माइनस लोअर लिमिट 1/r। 1/∞ का वैल्यू 0 होता है, ये -1/r है और -g(m1m2) है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी वैल्यू आ जाएगा g(m1m2/r). ये आंसर हुआ इसका। तो इस तरह के इंटीग्रेशंस आपको मिलेंगे फिजिक्स में, जिसको सॉल्व करना होगा। ये लिमिट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी या गिवन हो सकता है, तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे फिजिक्स में। एक जनरल आप कुछ आइडिया रखेंगे इनका, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके, फिर बाकी जब ये टर्म्स इन्वॉल्व होंगे फिजिक्स में तो वहाँ एक बार फिर हम लोग एक बार रिमाइंड करा लेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन या कैसे इंटीग्रेशन को किया जाता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन all these examples, and rest we will see whenever we have to use the differentiation or integration in physics. अब देखिए इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं जो आप लोग नहीं पढ़े हैं 10th स्टैंडर्ड में, वो भी फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स में यूज होता है। इन टर्म्स की भी एक आइडिया, उसके बाद तब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड को। जैसे ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि लॉगरिथम का टर्म होता है। ऐसे कि वो लॉग लिखते हैं शॉर्ट में, LOG। अब लॉगरिथम है क्या, जैसे मान लो हम कहीं पावर लिख रहे हैं 10² = आपको पता है 100 होता है, इसी पावर को लॉग के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 10⁻2 = 100, इट मीन्स log of 100 to the power base is equal to 2। देखो log के टर्म में इसको कैसे लिखेंगे, log of 100, यहाँ बेस लिखते हैं 10, दिस इज इक्वल टू 2। मतलब जो वैल्यू है उसका log, जिसका पावर में है वो बेस हो गया, और जितना पावर है वो इसका वैल्यू हो गया। यही पावर को log में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब log के कुछ फार्मूले होते हैं जो यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट में, जैसे log a × b अगर है तो प्रोडक्ट प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, log a प्लस log b हो जाएगा। ऐसे कहीं मान लीजिए अपान में टर्म log a/b, log a माइनस log b। देखिए हम बेस कहने लिख रहे हैं, बेस दिया होगा तो बेस हर जगह लिखते रहेंगे आप। ऐसे ही log पावर में अगर लिया जाए a⁻b तो पावर log के पहले आ जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगा b log a। ये log के कुछ फार्मूले यूज होते हैं, यूज भी होगा फिजिक्स में। साथ साथ एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, बायनोमियल थ्योरम। ये 11th के मैथ्स में आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन 10th तक नहीं। बायनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन किया जाता है, जैसे 2 पावर 3 पावर 4 पावर हम लोग करते हैं। मान लो कहीं 10 पावर हो, 20 पावर्स हो, तो वहाँ के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका फार्मूला देखिए क्या है, 1 + x⁴n। हम लोग का मतलब केवल डायरेक्ट फार्मूले से होता है, तो इसका एक्सपेंशन है 1 + nx + n(n−1) अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 2, x² प्लस n(n−1) n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट करके और भी टर्म्स हैं। ये फैक्टोरियल जो लिखा जाता है, फैक्टोरियल का मतलब
इससे इस मतलब नंबर्स को तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक 1 ना आ जाए। जैसे फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 2 इंटू 1 हो गया। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। अब देखो इसमें एक कंडीशन जो फिजिक्स से हम लोग यूज करते हैं, x का वैल्यू अगर 1 से बहुत ही स्मॉल है, 1 प्लस एक्स पावर n है, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये जो स्क्वायर या क्यूब के टर्म्स आते हैं x के, इन सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तब केवल 2 ही टर्म तक ये एक्सपेंड होता है। और फिजिक्स से फिलहाल यही हम लोग यूज करते हैं। तब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस nx, इसी को यूज करना है। ये कंडीशन ऑलरेडी रहता है। x का वैल्यू 1 से बहुत ही स्मॉल है, तो 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस nx होगा। पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस साइन हो जाएगा, या पावर माइनस है तो माइनस साइन हो जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन भी किया जाता है। ये भी आप लोगों को यूज, इसका भी यूज कहीं ना कहीं फिजिक्स से मिल जाएगा। सो यू शुड नो अबाउट दिस आल्सो। अब जो लोग मैथ पढ़ रहे हैं उनको तो मिलेगा ही एक्सपेंशन, ये नहीं मिलेगा, ये फार्मूला यूज करना है लॉग में, ये हम लोग यूज करेंगे। बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करो, उनका अधिक इंपॉर्टेंस है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोग जैसे क्वाड्रेंट वगैरह पढ़ लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक होता है, थर्ड में ऐसे ही आप tan कॉट है, फोर्थ में कॉस सेक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में क्या वैल्यूज होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, ये सब एक बार देख लो, सबका यूज करना है। अब इसके बाद मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड की एक आइडिया आपको बताएंगे। सो ट्राई टू प्रैक्टिस such type of mathematical tools, and after that in next lecture we will start physical world. Thanks.